Welcome again, my dear student. In this lecture, we will discuss about the measures of the performance. Previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था broad category of the data compression techniques, that is lossless and lossy compression. उन दोनों में क्या differences है, कौन कौन से टाइप की टेक्निक्स हम दोनों के लिए यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी उनसे जुड़ी हुई उनसे रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं. अब हम बात करते हैं कुछ मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस. दैट मीन्स जो हम परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे किसी भी कंप्रेशन टेक्निक की या मेथड की, तो वी नीड सर्टेन पैरामीटर्स. हमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत है, उनके बेसिस पे हमें उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है. तो हमारे पास वो क्या पैरामीटर होंगे जिसके बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर कंप्रेशन टेक्निक की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे. The very logical way of measuring how well a compression algorithm compresses a given set of data is to look at the ratio of the number of bits required to represent. जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है required to represent the data before compression to the number of bits required to represent the data after compression. क्योंकि ये सबसे मेन हमारा फैक्टर है कि how many bits are required. कंप्रेशन अप्लाई करने से पहले कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, कंप्रेशन टेक्निक को मैंने अप्लाई कर दिया. अब अप्लाई करने के बाद कितना डेटा, कितना उस पर्टिकुलर डेटा को कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंप्रेशन रेशियो. अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग कंप्रेशन परफॉर्मेंस इज टू प्रोवाइड द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है. Average number of bits required to represent a single sample. This is generally referred to as उसे हम क्या बोलते हैं, रेट. तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए पैरामीटर्स हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंप्रेशन रेशियो, दैट मींस साइज ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द इनपुट स्ट्रीम, and then compression factor, size of the input stream divided by size of the output stream. तो ये हमारे मेनली परफॉर्मेंस के पैरामीटर हैं. कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, उनमें से एक है हमारा स्पीड. व्हेन एवेल्युएटिंग डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम, स्पीड इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अनकंप्रेस्ड डेटा हैंडल्ड पर सेकेंड. तो ये क्या है, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू अनकंप्रेस्ड बिट्स डिवाइडेड बाय सेकेंड टू कंप्रेस फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो. नेक्स्ट हमारा इसमें है एनर्जी. दैट इज देयर हैज बीन little research done on the amount of energy used by compression algorithms in some sensor network. The purpose of compression is to save energy by spending a little energy in the CPU compression of the data. So we have fewer bytes to transmit, we save energy in the ratio. The ratio can be turned on less often or for shorter period of time or both. ये भी टाइप के पैरामीटर्स हैं. अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि वी हैव टू इंक्लूड दी energy parameter for evaluating the performance of any data compression technique or the method, तब हम इसे इंक्लूड करेंगे to evaluate the performance. और भी हैं जैसे latency. Latency refers to short period of delay that is usually measured in the milliseconds between when an audio signal enters and when it emerges from a system. Compression adds two kind of latency, that is compression latency and decompression latency, both of which add to end-to-end latency. एक ये भी टाइप का पैरामीटर है परफॉर्मेंस के लिए. एंड लास्ट वन इज स्पेस. समटाइम्स प्रोग्रामर नीड टू नो हाउ मच रैम डज द एल्गोरिथम नीड टू रन. ये भी एक हमारा पैरामीटर है. तो इस तरीके से ये कुछ पैरामीटर्स की हम लोगों ने भी बात करी है, जिन्हें कि हम डेटा कंप्रेशन की एल्गोरिथम्स को एवेल्युएट करने में, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में अप्लाई करते हैं. वो डिपेंड करता है कि अगर हमें जो भी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है उसमें हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पे वी कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स on which we have to apply to evaluate the performance of any data compression technique. और अगर इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारा है इसमें मॉडलिंग एंड कोडिंग.
मॉडलिंग एंड कोडिंग में क्या है कि डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर ए वैरायटी ऑफ डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। कोई भी जो एल्गोरिथम है, कोई भी जो टेक्निक है, कोई भी जो मेथड है, उसमें दो मेन फेजेस होते हैं। फेज वन इज कॉल्ड एज ए मॉडलिंग एंड फेज टू कॉल्ड एज ए कोडिंग। In modeling phase, we try to extract information about any redundancy that exists in the data and describe that redundancy in the form of a model. जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि हाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दी रिडंडेंसी, और हम क्या चीज़ें एलिमिनेट करते हैं जिससे जो रिक्वायर्ड स्पेस होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो जो रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करना, that is called as a modeling. We try to extract the information about any redundancy that exists in the data. Then एक दूसरा जो phase है, that is called as a coding phase. Coding phase is a description of a model and a description of how the data differ from the model are encoded, generally using a binary alphabet. तो ये दो important phase हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मॉडल्स की, तो गुड मॉडल्स फॉर सोर्सेज lead to more efficient compression algorithm in general in order to develop techniques that manipulate data using mathematical operation. There are several approaches to building mathematical model. Some of them are physical model, probability model, Markov model and composite source model. ये चार मॉडल हैं, इनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है दैट इज द फिजिकल मॉडल। एज वी नो समथिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ द डेटा जनरेशन प्रोसेस, क्योंकि हमें रिडंडेंसी को आइडेंटिफाई करना है जो कि एग्जिस्ट कर रही है डेटा में, तो वी हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ टेक्निक। तो इफ वी नो समथिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ द डेटा जनरेशन प्रोसेस, वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशंस, knowledge about the physics of speech production can be used to construct a mathematical model for the sample speech process. Sampled speech can then be encoded using this model. एक दूसरे टाइप का मॉडल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मॉडल। द सिंपलेस्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर द सोर्स is to assume that each letter that is generated by the source is independent of every other letter and each occurs with the same probability. We could call this the ignorance model, as it would generally be useful only when we know nothing about the source. ये उस कंडीशन में अप्लाई करना एप्लीकेबल हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। फॉर सोर कोड जनरेट लेटर्स फ्रॉम एन अल्फाबेट दैट इज कैपिटल A equals to A1 A2 up to AM, we can have a probability model that is P equals to PA1 PA2, इनके करस्पॉन्डिंगली उनसे रिलेटेड हमारी ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। एक तीसरे टाइप का एक इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज ए मार्कोव मॉडल। फॉर मॉडल्स यूज्ड इन लॉसलेस कंप्रेशन, वी यूज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्कोव प्रोसेस called is discrete time Markov chain. For example, consider a binary image. The image has only two types of pixel, white pixel and black pixel. We know that the appearance of a white pixel as the next observation depends to some extent on whether the current pixel is white or black. Therefore, we can model the pixel process as a discrete time Markov chain. ये आपने मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड एक टाइप की अप्रोच है जिसे हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए मार्कोव मॉडल। डिफाइन टू स्टेट SW and SB. We define the transition probability that is PW by B and PWB by W, and the probability of being in each state that is PSW and PSB. Then the entropy of a finite state process with state Si is simply the average of value of the entropy at each state, that is H equal to PSI HSI, that is summation of I equals to 1 to M. Two state Markov model for the binary image इस तरीके से हमें गिवन है HSW इक्वल्स टू माइनस P, जो ट्रांजिशन की हम अभी बात कर रहे थे ट्रांजिशन स्टेट्स की, तो P B by W log P B by W minus P W by W log P W by W, where P W by W इक्वल्स टू 1 minus P B by W. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। टू सी द इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग इन द एस्टिमेट ऑफ एंट्रोपी, लेट अस कैलकुलेट द एंट्रोपी for a binary image first using a simple probability model and then using the finite state model described above. Let us assume the following values for the various probabilities. हमें कुछ probabilities given है, that is P of SW equals to 30 divided by 31 and PSB equal to 1 by 31. जैसा कि अभी हमने देखा था कि how we are going to calculate PW by W equals to 1 minus PB by W. तो PW by W equals to 0.99,
PB by W equals to 0.1, PB by B equals to 0.7, PW by B equals to 0.3. Then the entropy using a probability model, and the assumption is H equals to minus 0.96 log 0.96 minus 0.03 log 0.03 equals to 0.213 bits. Now using the Markov model, जो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इसके बेसिस पे अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो h of SB equals to 0.881 bits and h of SW equals to 0.081 bits. जो लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा इसमें मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट सोर्स मॉडल. तो जैसे इसमें नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंपोजिट मॉडल, दैट मींस वी आर गोइंग टू कंबाइन द different approaches. In many applications, it is not easy to use a single model to describe the source. In such cases, we can define a composite source, which can be viewed as a combination of composition of several sources, with only one source being active at any given time. A composite source can be represented as a number of individual sources Si, each with its own model Mi, and a switch that selects a source Si with probability Pi. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक से ज्यादा अप्रोचेस को कंबाइन करने के बाद एक टाइप का मॉडल हम डेवलप करते हैं. जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग, इट मींस द असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट ऑफ एन अल्फाबेट. जैसे हमने हाफमैन कोडिंग में डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वी आर गोइंग टू असाइन ए काइंड ऑफ बिट्स of the corresponding alphabets जिनकी frequency या probability हमें given होती है after following a certain procedure. The set of binary sequences called a code and the individual members of the set are called the code words. An alphabet is a collection of symbols called the letters. The ASCII code for a letter small a is 10000011. The letter capital A is coded as 10000001. And a letter comma is coded as 00111010. Notice that the ASCII code uses the same number of bits to represent each symbol. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ कोडिंग. अब मैं बात करूं कोडिंग की. इफ we want to reduce the number of bits required to represent different messages, we need to use a different number of bits to represent different symbols. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हाफमैन कोडिंग में ये अप्रोच एप्लीकेबल भी होती है. वहां पे वेरिएबल लेंथ के कोड जनरेट होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग उन अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी क्या है. जिस अल्फाबेट की कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका जो कोड जनरेट होके आएगा विद द हेल्प ऑफ हाफमैन एल्गोरिथम वो उतने ही कम नंबर ऑफ बिट्स का होगा. तभी जाके जो टोटल रिक्वायर्ड स्पेस होगा वो हमारा रिड्यूस होगा. नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होंगे टोटल वो हमारी रिड्यूस होंगी. If we use fewer bits to represent symbol that occurs more often, on the average we would use fewer bits per symbol. The average number of bits per symbol is often called the rate of the code. The idea of using fewer bits to represent symbols that occur more often is the same idea that is used to Morse code. The code words for letters that occur more frequently are shorter than the letters that occurs less frequently. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था हाफमैन कोडिंग में वेरिएबल लेंथ ऑफ कोडिंग हमारी एप्लीकेबल होती है. वहां पे इस तरीके से हम नंबर ऑफ कोड्स को बिट्स को जनरेट करते हैं. तो ये नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज की दैट इज रिलेटेड विद द कंप्रेशन. ओके, थैंक यू.